जी बेटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में आप जो है वो चंद एक चीज़ें बड़ी ज़रूरी जानने वाली हैं, बल्कि इसको आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही जनरल होगा रिगार्डिंग एंजाइम्स, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो आप लोगों ने अपने जहनों में रखनी है कि एंजाइम की असलियत क्या है। सबसे पहले तो कि एंजाइम्स एक्चुअली सुनते ही आपके जहनों में क्या आना चाहिए। एक इसके लिए जो टेक्निकल टर्म हम यूज़ करते हैं, दैट टेक्निकल वर्ड इज़ नोन एज बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन। लेकिन यहाँ से इसकी जो है वो समझ नहीं आती कि ये असल में चीज़ क्या है और बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन क्या हुआ करती है। लेकिन इसको जो है वो हम प्रॉपरली समझेंगे कि बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन क्या हो सकती है और ये कितना ज़्यादा अहम है। हम ये बात तो हमने 9th से जो है वो एक रट्टा लगाया हुआ है ना कि एंजाइम्स बहुत ही अहम हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बट हाउ मच इम्पॉर्टेंट दीज आर। बेटा, एंजाइम्स जो हैं दीज आर बायोलॉजिकल लेबर्स। बायोलॉजिकल लेबर्स से क्या मुराद है कि ये हमारे जो भी लिविंग थिंग्स हैं, बायोलॉजिकल लेबर मॉलिक्यूल, ये हमारे लिविंग थिंग्स के अंदर जितना भी वर्किंग है बेसिकली, ये इनको आप बायोलॉजिकल लेबर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं और इनको आप बायोलॉजिकल मशीन मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आमिर खान, मशीन इज एनीथिंग दैट इज द ह्यूमन वर्क। इनका काम वो जिप वाला तो नहीं होता, लेकिन स्टिल जो बायोलॉजिकली जो मशीन मॉलिक्यूल, लेबर मॉलिक्यूल, मशीन आमतौर पे किस लिए होती है? मशीन आमतौर पे ईज ऑफ ह्यूमन के लिए बनाई जाती है ना। सो ये मशीन मॉलिक्यूल्स हैं, लेबर मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे? ये लेबर मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं कि दीज मॉलिक्यूल्स वर्क टू रिड्यूस द नीड ऑफ एनर्जी। याद रखिए, एनर्जी की नीड को कम करने वाले। हम क्या कहते हैं आमतौर पर जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिकल वर्किंग हो। इकोनॉमिकल वर्किंग से क्या मुराद होती है? इकोनॉमिकल वर्किंग से मुराद ये होती है कि ऐसी वर्किंग हो कि जिसमें बहुत ज्यादा पैसा ना सर्फ हो, मतलब काम अच्छा हो लेकिन बिला वजह का महंगा ना हो। एंजाइम ऐसे लेबर्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म की एनर्जी नीड को रिड्यूस करने के काम आते हैं। एग्जांपल इसकी मैं आपको जो है बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की एग्जांपल जो है वो मैं आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं A प्लस बी, या चलें आप इनको छोड़ दें, आप कहें कि आपके पास है एक रिएक्टेंट है जिसका नाम है ABCD, ठीक है। आप चाह रहे हैं इसको कैटाबोलाइज करना। कैटाबोलाइज मतलब आपने इसको तोड़ना है, ठीक है। आप इसको तोड़ना चाह रहे हैं और प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको तोड़ने में आपकी एनर्जी लग रही है 10 ATP। आपकी एनर्जी 10 ATP की लग रही है। आप जनाब उसको 10 ATP सर्व करके सिर्फ एक मॉलिक्यूल को उसके कंपाउंड्स में, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। ABCD मॉलिक्यूल को ABCD में आप उसको तोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई है, वो यूज करो तो काम बड़ा जबरदस्त होता है। जैसे वो आमतौर पर इश्तिहार आता है ना, इश्तिहार क्या आता है जी? आम पाउडर और सर्फ एक्सल, ठीक है। फलां प्रोडक्ट बड़ी नई आई है तो उसको ट्राई करो, बड़ी तेजी से काम होता है और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सर्फ भी ज़ाया नहीं होता। वो जो आम पाउडर, सर्फ की निस्बत जो है वो आम पाउडर की निस्बत सर्फ एक्सल जो है वो कम लगता है। इस तरह के इश्तिहार आ जाते हैं। जैसे वो हार्पिक के इश्तिहार वगैरह आते थे। मतलब एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ आपको, जो है वो पता लगता है कि जी मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है एंजाइम के नाम से, और वो करता क्या है? करता कुछ यूं है कि आपको डालना है जस्ट एक एंजाइम एंड यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड 2 ATPs इंस्टेड ऑफ ATP और आपका वर्क जो है वो डन हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो आपके रिएक्शन में खुद कंज्यूम ना हो, जो आपके रिएक्शन में खुद कंज्यूम ना हो, आपके रिएक्शन को जो है उसकी जो प्रोडक्ट्स की नेचर है उसमें चेंज भी ना लाएं,
आपकी नीड भी कम कर दें एनर्जी की और आपका काम भी हो जाए, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं एंजाइम। दिस इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन। ठीक है, अब इसके लिए मैं अब आपको एक और मजेदार किस्म की एग्जांपल देता हूं। हमने क्या कहा कि एंजाइम्स रिड्यूस द नीड ऑफ एनर्जी। वैसे इसको आप एक और नाम से भी पढ़ के आए हैं 10th क्लास में, नीड ऑफ एनर्जी। एनर्जी से पहले एक और वर्ड भी लगाते हैं हम, जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का वर्ड हम लगाते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एंजाइम रिड्यूस कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटा जी? फर्ज किया कि आपके पास जो है वो 2 ग्लास हैं और उनमें से एक जो है इसमें कोल्ड वाटर है, और अब आप क्या करते हैं, ये कोल्ड वाटर जो है इसमें आप डालते हैं शुगर। आपने इसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स डाले और आपने इसमें जब शुगर के मॉलिक्यूल्स डाले तो वो शुगर के मॉलिक्यूल बगैर हल हुए नीचे आपको सामने ग्लास में नजर आ रहे हैं। दिस इज योर ग्लास। इसको कंटेनर लिख लेते हैं, कोई भी कंटेनर है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या किया, आपने जो है वो एक स्पून पकड़ा और उस स्पून को यूज करते हुए आपने इस स्पून से क्या शुरू कर दिया, आपने स्टीयरिंग शुरू कर दी। मतलब आपने इस सॉल्यूशन को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, इस सॉल्यूशन को वेव करना शुरू कर दिया, मिक्स करना शुरू कर दिया, हिलाना शुरू कर दिया, और इस सॉल्यूशन में जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर दी। इस मूवमेंट से क्या होता है, इस मूवमेंट से देखिए, आप किसी भी सॉल्यूशन में मूवमेंट क्यों करवाते हैं? टू मेक द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। जब भी याद रखिए, रिएक्शन कब होता है? रिएक्शन तब होता है जब आप किसी भी मॉलिक्यूल, कोई से 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इस वाले केस में हम देख लेते हैं, एक मॉलिक्यूल है ए का, एक मॉलिक्यूल है बी का, दोनों के दरमियान का फासला बहुत ज़्यादा है। आपका जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ये है कि आप क्या बना लें, इन दोनों को मिला के ए बी बना लें। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, यू हैव टू ब्रिंग बोथ दीज मॉलिक्यूल्स टुगेदर, इकट्ठे लेकर आना होगा इनको। एक जरिया क्या है, एक जरिया ये है कि इसी तरह से आप स्टीयरिंग कर लें। दूसरा जरिया क्या है, दूसरा जरिया ये है कि जनाब आप हाई टेम्परेचर देते हैं। अभी मैंने आपको क्या कहा कि चीनी हल नहीं हुई, चीनी हल नहीं हुई, आपने मिक्स किया, लेकिन आपको ये भी पता है कि ठंडे पानी में मिक्सिंग करने से भी इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं होती, मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अब आप यहाँ पर इसको गर्म करना शुरू कर सकते हैं। यू आर गोइंग टू हीट इट अप। आप इसको हीट अप करना शुरू करते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने पर आपका जो पर्पस है वो कंप्लीट हो जाता है और जो मिक्सिंग है वो कंप्लीट मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि बेटा जी, ये बात अब जहन में रखें कि आप ह्यूमन बॉडी को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो जो है वो देने से रहे, क्योंकि एक बात तो तय है, और वो क्या है कि जब आप एनर्जी देते हैं तो आपको अच्छे तरीके से एक और बात भी पता है कि जब भी आप एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन कोलिजन भी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, एटम की वाइब्रेशन, बॉन्ड्स की वाइब्रेशन, जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होते हैं उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है और बॉन्ड्स टूट सकते हैं। अब अगर मेरी बॉडी ने कोई रिएक्शन करना है, मैं बाहर से उसको हीट देता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि मेरी अपनी बॉडी के वो प्रोडक्ट्स भी टूटना शुरू हो जाएंगे विच आर नेसेसरी फॉर मी, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और अगर वो उस टाइम पे टूट जाते हैं तो मेरी बॉडी बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जस्ट लाइक अगर किसी का हाथ जल जाए तो उसकी पूरी ऊपर की सरफेस है वो बेकार हो जाती है, क्यों? बॉन्ड्स टूट जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप बाहर से टेम्परेचर नहीं दे सकते। वाई? यू कैनॉट लेट एनी एसेंशियल स्ट्रक्चर गो क्या कहते हैं उसको, वो वर्ड क्या था, डीनेचर्ड। उसको डीनेचर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे मेरे हार्ट में रिएक्शन होना है, क्या एटीपी जो है वो बननी है, एटीपी बनवाने के लिए मुझे जो है वो हीट चाहिए, मैंने बॉन्ड्स तोड़ने हैं। तो अगर तो मैंने हीट देना शुरू कर दी फिर तो काम खराब हो जाएगा, मेरे इर्द गिर्द के ऑर्गन्स भी डैमेज हो गए। फिर ऐसी सूरत में क्या होता है, ऐसी सूरत में आप इस वाले रिएक्शन में क्या ऐड करते हैं, यू ऐड द एंजाइम। अब इसमें क्या होता है, आप 2 प्रोडक्ट्स को, 2 फासले पर मौजूद प्रोडक्ट्स हैं, इनके दरमियान में आप एक, वो कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी का किरदार अदा करो भाई, वो होता है जैसे सालिस का किरदार अदा करो, तसलीसी किरदार अदा करो जी। 2 मालिक में जंग लगी हुई है
तो फलां मुल्क ऑफर करता है कि यार हम सालिस का किरदार अदा करते हैं और आप लोगों के दरमियान में जंग बंदी करा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि ए और बी हैं, इन दोनों का आपस में रिएक्शन ज़रूरी है। अब क्या होगा, फर्ज करें कि ये ए कंपाउंड, ये बी कंपाउंड है और ये ए कंपाउंड है, ठीक है, दोनों के साइज में फ़र्क आपके सामने। अब एक एंजाइम आप ऐड करते हैं जिसके पास इसके पास जो है वो एक्टिव साइट है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो एक्टिव साइट है उसमें बाइंडिंग साइट भी होती है ना, जहाँ पे सबस्ट्रेट ने ज्वाइन होना होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए होगा क्या, होगा कुछ यूँ बेटा कि जब ये रिएक्शन में शामिल होगा एंजाइम, तो इस एंजाइम का काम ये होगा कि ये इन दोनों को क्लोज ले आएगा। ये काम आप पहले किससे करवा रहे थे जी? क्लोज लाने का काम आप पहले किससे करा रहे थे? क्लोज लाने का काम किससे हो रहा था पहले? तो बताएगा बेटा जी, क्लोज लाने का काम पहले आपने किया टेम्परेचर से, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, कोलाइडिंग शुरू हो गई, कोलिजन स्टार्ट हो गई। लेकिन आपने क्या कहा, 60 डिग्री तक आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो दोनों कोलाइड होंगे। ये तो डेंजरस बात है, ठीक है। यही काम किससे ले लो भाई, यही काम ले लो तुम एंजाइम से। ये काम एंजाइम करेगा, ठीक है। एंजाइम कैसे करेगा, जब ये एक दफा इन दोनों के पास जाएगा तो अब इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगी, ये देखिए। इसके स्ट्रक्चर में ये चेंज आएगी कि इसके साथ ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स जुड़ जाएंगे। ये दोनों कंपाउंड जब इसके साथ जुड़ जाएंगे तो दोनों क्लोज आ गए जी, दोनों क्लोज आ गए। अब इनके दरमियान में होगा रिएक्शन एंड द एंड प्रोडक्ट विल बी अ कंपाउंड नेम ए बी। ये मैं वैसे ही ए बी लिखे जा रहा हूँ, ठीक है। सो यहां से अब आपको क्या पता लगा, यहां से आपको ये पता लगा भाई कि एक्चुअली हुआ क्या है कि एंजाइम ने वो जो एक्टिवेशन एनर्जी की नीड थी कि जिसमें कंपाउंड्स का कोलाइड होना लाजमी था और उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए था ताकि ये कंपाउंड्स कोलाइड हों, उस नीड को कम कर दिया। और क्या किया कि दोनों रिएक्टेंट्स को क्लोज लाकर दरमियान में रिएक्शन करा दिया। ये एंजाइम का काम है, दिस इज द बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन। और उसके बाद एंजाइम रिएक्शन में से निकल जाता है, प्रोडक्ट बना देता है। ऐसे ही अगर आपने किसी प्रोडक्ट को ब्रेक करना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आप देख लेते हैं, आपके पास एक प्रोडक्ट है ए बी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आप क्या करते हैं, आप उसको प्रोवाइड करते हैं एंजाइम, और वो प्रोडक्ट जो है वो ऐसे, ये ऐसे बनी हुई है। आप एक एंजाइम प्रोवाइड करते हैं और उस एंजाइम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, ये एंजाइम, ठीक है। आप जब प्रोवाइड करते हैं तो इनके दरमियान में एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको क्या कहते हैं, गौर से सुनिएगा, यही कॉन्सेप्ट आगे भी आना है इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। जब आप इन दोनों को कोलाइड करवाते हैं ना, तो जब एंजाइम डालते हैं रिएक्शन में तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स को आप कहते हैं ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बेटा सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस पे एंजाइम एक्ट करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि एंजाइम अल्टीमेटली क्या करेगा, अल्टीमेटली एंजाइम इन दोनों प्रोडक्ट्स को अलहदा कर देगा। आपको वो जो आपने 60 डिग्री देना था इन दोनों को तोड़ने के लिए, वो जो 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देने की ज़रूरत पड़ रही थी, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसको आप क्रॉस कर दें, आपको ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जस्ट गिव द एंजाइम, प्रोवाइड इट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड इट विल वर्क फॉर यू। हाँ, एक बात ज़रूरी है कि ऐसा सबस्ट्रेट होना चाहिए जो ES कॉम्प्लेक्स बना सके। आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक इन देयर एक्शन से क्या मुराद है, स्पेसिफिक इन देयर एक्शन से मुराद ये है भाई कि आपके पास ऐसा सबस्ट्रेट होना चाहिए जो एंजाइम के साथ बाइंड हो सके। एग्जांपल आपको देता हूँ, ये देखिएगा, ये मेरा पेन है, इस पेन का जो है वो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये इसका बैक ढक्कन है, इसके अंदर यहाँ जहाँ सेल डलना है ना उसके ढक्कन है। ये देखिए, अब मेरे पास अगर फर्ज किया ये एंजाइम है, ठीक है, या ये एंजाइम कर लिया, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट कब तक काम नहीं करेगा, जब तक इसके साथ एंजाइम आकर नहीं जुड़ेगा। या अगर आप इसको एंजाइम कहेंगे, इसको सबस्ट्रेट कहेंगे, तो ये एंजाइम कब तक काम नहीं करेगा, जब तक एग्जैक्टली इस शेप का सबस्ट्रेट इसके साथ आकर ज्वाइन नहीं करेगा। अगर इसका, इन दोनों को गौर से देखें, ये ऐसे है, अगर इस सांचे के मुताबिक इसका स्ट्रक्चर ना हो तो ये इसके अंदर फिट नहीं होगा। जस्ट लाइक लॉक एंड की मॉडल,
मैं इसीलिए बहुत ये टर्म्स आगे आनी है, मैं इनका नाम जल्दी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये सारी टर्म्स आप फेमिलियर 9th में पढ़ के आए हैं आप, ठीक है। तो ये जो एक एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास एग्जैक्टली सांचे की तरह एक चीज दूसरे में फिट हो जाती है, जस्ट लाइक दैट एंजाइम को बस एक चीज चाहिए कि जो सबस्ट्रेट हो वो उसकी बाइंडिंग साइट, यानी जहां से वो सबस्ट्रेट जुड़ना है वो उसके जैसा हो। आप एक पेन का ढक्कन है, आप जो है वो पेन का ढक्कन घुमा देते हैं, आप कहते हैं यार मैं किसी और पेन का जो है वो ढक्कन उठाकर लगा देता हूँ। आपके पास एक पेन है पिकासो का, या चलें पिकासो छोड़ दें, एक आया करता था पेन, गोल्डन का पेन आया करता था, फिर इसी तरीके से डॉलर का, हाँ डॉलर का पेन। अब डॉलर का पेन जो है, अगर आप में से किसी को हुआ जो है वो तजर्बा, तो डॉलर के पेन के जो लिड है ना उसको ऐसे रख के तो थोड़ा सा रोटेट करना पड़ता था, क्योंकि उसके अंदर चूड़ियां लगी हुई होती थी, और जब आप रोटेट करते थे तो वो पूरा बैठ जाता था उसके ऊपर। अब आप उस डॉलर के पेन में SP10 का ढक्कन फिट करें, वो नहीं आएगा, अजीब तुड़मुड़ सा आएगा और कुछ ऐसे बार टूट जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही एंजाइम किसी भी ऐसे सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच नहीं करता जिस सबस्ट्रेट का उसकी एक्टिव साइट के मुताबिक स्ट्रक्चर ना हो। यानी एंजाइम बहुत एक्टिवली काम करेगा, बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन है, बट प्रॉब्लम क्या है कि द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट मस्ट बी एज सेम एज द शेप ऑफ एक्टिव साइट। अब आइए, मैं बहुत दफा एक्टिव साइट और बाइंडिंग साइट का नाम ले चुका हूं, तो आइए जरा ये समझते हैं कि ये एक्टिव साइट और बाइंडिंग साइट क्या है। बेटा ये देखिएगा कि कोई भी एंजाइम जो होता है ना, कोई भी एंजाइम जो होता है, फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल वही स्ट्रक्चर बनाया था जो मैंने ऊपर बनाया, ताकि आप लोगों को समझने में मुश्किल ना हो। कोई भी जो एंजाइम होता है ना, उसकी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, जहां पर रिएक्शन होना है, दिस इज एक्टिव साइट, ठीक हो गया, ये एक्टिव साइट है। लेकिन ये जो एक्टिव साइट है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि एंजाइम का स्ट्रक्चर सिर्फ एक्टिव साइट से नहीं बना हुआ होता, बल्कि बाकी स्ट्रक्चर भी होता है। एंजाइम का स्ट्रक्चर, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन में जरा मुझे बताइएगा, एंजाइम का स्ट्रक्चर कौन सा था? दो तरह की क्लासेस थी ना प्रोटीन के स्ट्रक्चर की, फंक्शनल टाइप्स की दो क्लासेस थी, कौन कौन सी? जी शाबाश, ग्लोब्यूलर और फिब्रस। एंजाइम्स आर नॉट फिब्रस, एंजाइम आर ग्लोब्यूलर। अब ये ग्लोब्यूलर क्यों है, और ग्लोब्यूलर में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होता है? टर्शरी और क्वार्टरनरी, ठीक है। सो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, मतलब क्या है कहने का कि ये एक तो ग्लोब्यूल सा बना रही है, गोल मटोल सा स्ट्रक्चर है। दूसरा ये कि इसकी एक्टिव साइट तो इसकी फंक्शनल साइट हो गई ना, एक्टिव साइट पे तो होना है फंक्शन, ठीक है मान लिया, लेकिन जो क्या एंजाइम सिर्फ एक्टिव साइट से बना हुआ है? नहीं, एंजाइम का पूरा स्ट्रक्चर है, यहां से लेकर यहां तक जो है वो एंजाइम का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, एंड इट इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, पीएच, ठीक है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। तो याद रखिए सिर्फ एक्टिव साइट नहीं होती, ये जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है इसकी बात फिलहाल छोड़ देते हैं। उसके बाद आइए, एंजाइम में एक जगह और होती है, हर वो जगह जहां पर एंजाइम के सबस्ट्रेट ने आकर जुड़ना होता है, उस पोर्शन को आप कहते हैं बाइंडिंग साइट। उस पोर्शन को आप कहते हैं बाइंडिंग साइट, जिस जगह पर सबस्ट्रेट ने आकर जुड़ना होता है, ठीक है। और वो रीजन जिस जगह रिएक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पोर्शन को कह देता हूं, इतने पोर्शन को, इस जगह रिएक्शन हो रहा है, अगर इस जगह रिएक्शन हो रहा है तो इसको आप कहते हैं कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक यानी यहां कैटालिसिस हो रही है, यहां पर रिएक्शन हो रहा है, कैटालिटिक साइट। अब देखिए, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट बोथ ज्वाइन टू फॉर्म एक्टिव साइट। बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट को ज्वाइन करेंगे तो जो पोर्शन बनेगा वो एक्टिव साइट है, और उसके अलावा जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है दैट विल बी नोन एज ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूलर बॉडी, ठीक है। तो ये एंजाइम का पूरा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को ये बात भी पता है, आप लोग बखूबी ये पढ़कर आए हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जबकि ये बात जो है वो ठीक नहीं है। आप लोगों के लेवल के हद तक तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन तमाम एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते, ठीक है। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन नहीं होते। इसी तरीके से एक वर्ड और जो है कि ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, तमाम प्रोटीन एंजाइम नहीं होती, बिल्कुल बात ठीक है कि हमारी बॉडी में कुछ फिब्रस प्रोटीन्स भी तो हैं,
फिब्रस प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम के तौर पर काम नहीं कर सकती। केराटिन इज नॉट एंजाइम, सिल्क इज नॉट एंजाइम, फाइब्रिन इज नॉट एंजाइम, जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग करती है वो एंजाइम नहीं है, हालांकि वो है प्रोटीन ही। तो तमाम प्रोटीन एंजाइम नहीं है और तमाम एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये जुमला भी एक्सेप्शन, इसमें भी एक्सेप्शनल केस मौजूद है, मतलब ऐसे भी एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स नहीं है, एक्सेप्शनल केस मौजूद है। ठीक हो गया। सो अब आइए, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। हाँ, इसी तरीके से देखिए बेटा, हमेशा कुछ आपने कई जगहों पर पढ़ा होगा कि ये मेरा को वर्कर है। को वर्कर कौन होता है? जी, को वर्कर कौन होता है? असद, आपकी आवाज बीच में रह गई, माइक ऑन होकर ऑफ हो गया। जी बताइए। कोवर्कर कोई भी ऐसा बंदा होता है ना कि जो आपके साथ मिलके वर्किंग कर रहा होता है, जो आपका काम जो है वो क्या कहते हैं, आपके साथ वर्किंग शेयर कर रहा होता है, आपके जैसा काम कर रहा होता है, आपके ही इदारे में काम कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही एंजाइम्स के भी, जी बेटा, एंजाइम्स के भी कुछ को वर्कर्स होते हैं, एंजाइम के भी कुछ को वर्कर्स होते हैं। अच्छा, इनको हम कहते हैं को वर्कर्स जो होते हैं ना एंजाइम के, उनको आप कहते हैं को एंजाइम, बल्कि छोड़ दें, इस बात को छोड़ दें, एंजाइम के को वर्कर्स को एक्चुअली आप कहते हैं को फैक्टर्स। एंजाइम के को वर्कर्स को आप को फैक्टर्स कहते हैं। इनको एंजाइम क्यों नहीं कह देते? को, आपने एंजाइम भी तो कहा ना, ठीक है, आपने एंजाइम भी तो कहा, एंजाइम का वर्ड भी तो यूज किया, तो आपने को वर्कर को फैक्टर क्यों नहीं कहा? क्योंकि को फैक्टर कोई भी वो कंपाउंड होगा विच इज नॉट एंजाइम, वो इटसेल्फ एंजाइम नहीं है, या आप कहेंगे वो नॉन प्रोटीन पार्ट है। नॉन प्रोटीन पार्ट है मतलब क्या है कि एंजाइम कुछ ऐसे कंपाउंड के साथ मिलके वर्किंग करता है जो नॉन प्रोटीन है, नॉन प्रोटीनिशियस है, उनके साथ मिलके वर्किंग करनी पड़ती है एंजाइम को। एंजाइम अकेला काम नहीं कर सकता, उसको उनके साथ मिलके वर्किंग करनी पड़ती है। किनके साथ? को वर्कर्स के साथ। तो आप उनको को वर्कर्स को दूसरा नाम क्या कह देते हैं? को फैक्टर। इसको आप एंजाइम क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये प्रोटीन नहीं है, और एंजाइम होने के लिए अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल डेफिनेशन एंजाइम होने के लिए प्रोटीन होना जरूरी है। तो जब भी एंजाइम के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट वर्किंग कर रहा हो तो उस को वर्कर को आप क्या नाम देते हैं? एंजाइम का को फैक्टर कहते हैं। ठीक है। अब इस को फैक्टर की दो टाइप्स होती हैं। अगर ये को फैक्टर हो इनऑर्गेनिक तो उसका नाम डिफरेंट होता है, और अगर ये को फैक्टर हो ऑर्गेनिक तो उसका नाम डिफरेंट होता है। जो को वर्कर, अगर ये को फैक्टर जो है बेटा, को वर्कर और को फैक्टर का वर्ड जो है वो आपको समझ आ जाना चाहिए कि एंजाइम जो है वो अपने कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स के साथ मिलकर वर्किंग करता है, उनको को फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, खुद वो प्रोटीन होता है। अब को फैक्टर्स जो हैं उनमें अगर इनऑर्गेनिक हो ना तो हम उनको कहते हैं एक्टिवेटर्स, उनको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है लेकिन रैंडम लिखा हुआ है, इस तरह फ्लो चार्ट के साथ नहीं लिखा हुआ। जैसे किसी रिएक्शन में आपको सोडियम की जरूरत पड़ती है, किसी रिएक्शन में आपको जिंक की जरूरत पड़ती है, किसी रिएक्शन में आपको जरूरत पड़ जाती है जनाब अली पोटेशियम की, किसी में आपको जरूरत पड़ जाती है कैल्शियम की। अब ये सब के सब नॉन प्रोटीन पार्ट्स हैं, और नॉन प्रोटीन कह रहा हूं इनऑर्गेनिक है। तो इनको, ये ऐसे कोफैक्टर्स को जिनके बगैर एंजाइम काम ना कर सके, वो प्रोटीन भी ना हो और वो ऑर्गेनिक भी ना हो, यानी इनऑर्गेनिक हो, तो उनको आप कहते हैं एक्टिवेटर्स। ठीक है। जो कोफैक्टर, जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स ऑर्गेनिक हो, उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम नाम देते हैं कोएंजाइम। यानी इनको हम कोएंजाइम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहरहाल एक लिहाज से ये एंजाइम से मिलते हैं। किस लिहाज से? कोएंजाइम किस लिहाज से एंजाइम से मिलते हैं, मिलते जुलते हैं? प्रोटीन तो नहीं है वो, ये तो हमने बात कर दी ना। कोई भी कंपाउंड अगर एंजाइम के साथ वर्किंग कर रहा है लेकिन वो प्रोटीन नहीं है तो वो कोफैक्टर है। ठीक है। लेकिन एक कोफैक्टर है जिसको हम कोएंजाइम कहते हैं। इतना सिमिलर नाम हम क्यों दे रहे हैं? वो किस तरह सिमिलर है एंजाइम से?
कोई तो सिमिलैरिटी होगी, उसको एंजाइम कह रहे हैं, उसको कोई एंजाइम कह रहे हैं, प्रोटीन नहीं है जी। क्या सिमिलैरिटी है? मजेदार किस्म का आंसर है, अगर आप में से कोई दे दे तो। बेटा इनमें सिमिलैरिटी ये है, एंजाइम भी ऑर्गेनिक है, को एंजाइम भी ऑर्गेनिक है। यानी अगर को फैक्टर इनऑर्गेनिक है तो उसका नाम एक्टिवेटर है, लेकिन अगर को फैक्टर प्रोटीन तो नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक है, अब सिर्फ प्रोटीन तो ऑर्गेनिक नहीं है ना, विटामिन भी ऑर्गेनिक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी ऑर्गेनिक होते हैं, फैट्स भी ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। अगर एक कंपाउंड एंजाइम के साथ वर्किंग कर रहा है, वो प्रोटीन नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक है, तो उसको आप क्या कहेंगे? को एंजाइम, यानी एंजाइम जैसा बट नॉन प्रोटीन, ठीक है। तो ये भी ऑर्गेनिक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स मैं आपको देने लगा था, इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो, उनमें क्या चीज आ जाती है, इसकी एग्जांपल में सबसे पहले आ जाते हैं विटामिन। हमारे तकरीबन जितने भी विटामिन हैं वो सब के सब कोएंजाइम्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरीके से NAD, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसकी एग्जांपल आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी। FAD, फ्लेविन एडिनाइन, ये आपके बुक में नहीं है, ये आउटसाइड से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आपके आउटसाइड से कॉन्सेप्ट है, बुक में इसकी एग्जांपल्स मौजूद नहीं हैं। तो एंजाइम जो है वो अपने, और आपको एक बात मैं आपको वाज़ेह तौर पर यहां क्लियर कर दूं, कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो को फैक्टर के बगैर काम करे। कोई एंजाइम, 99% एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको वर्किंग के लिए को फैक्टर चाहिए, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो यानी एक्टिवेटर हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे कोई एंजाइम हो। 99% एंजाइम है जो को फैक्टर के बगैर वर्किंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्लियर होनी चाहिए बात, इसके बगैर एंजाइम की वर्किंग नहीं होती। अच्छा, उसके अलावा जो जी क्वेश्चन पूछने लगा, अच्छा जी, ये हो गया। यहाँ पर आप ये एंजाइम की डेफिनेशन आपकी बुक से भी दी है, आपके बुक से है, इसमें काफ़ी एंजाइम की डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जब भी कोई कंपाउंड को करीब लाना हो तो आपको पहले बड़ी एनर्जी देनी पड़ती है उनको कोलाइड करवाने के लिए, ठीक है। तो ये नीड खत्म करने के लिए एंजाइम काम करता है, ठीक हो गया। तो एक तो ये बात थी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए, फर्ज करें कि मेरे पास जो है, भाई ये दो सबस्ट्रेट्स हैं, मैं चाह रहा हूं ये जुड़ के एक बन जाए। ये भी तो काम एंजाइम करता है ना, जैसे दो ग्लूकोज को जोड़ के मैनोज बना देता है, माल्टोज बना, सॉरी माल्टोज, दो ग्लूकोज को जोड़ता है माल्टोज बना देता है, ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए। या ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जोड़ के सुक्रोज बना देता है, ये तो पढ़ा हुआ है हमने। इसी तरह दो ग्लूकोज मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जोड़ के सुक्रोज बनाया जा रहा है। मैंने आपको एक बात कही थी उस वक्त, मैंने आपको कहा था कि जरूरत के टाइम पे किसी भी मॉलिक्यूल को उल्टा किया जा सकता है। जैसे अगर इसकी शेप ऐसे है तो रिएक्शन के लिए आप इसका रुख चेंज कर सकते हैं। ये रुख कौन चेंज करता है? हाँ जी, अगर एंजाइम ना हो तो ये रुख कौन चेंज करेगा? होश में आओ, क्या हो गया? एंजाइम ना हो तो आप क्या चीज प्रोवाइड करते हैं कि रिएक्शन हो जाए? चलें अब ये आंसर करें। अगर एंजाइम ना हो तो टेम्परेचर, ठीक है। तो ये काम भी हो सकता है टेम्परेचर कर दे कि एक दफ़ा ये रॉन्ग डायरेक्शन में टकराएं, दूसरी दफ़ा भी रॉन्ग डायरेक्शन में टकराएं, तीसरी दफ़ा आगे ये राइट डायरेक्शन में टकरा लें, लेकिन बड़ा वक्त लगेगा। यही काम कौन करके देता है पहली बारी में? एंजाइम। एक तो मैंने आपको कहा कोलिजन आसान बनाता है, लेकिन कोलिजन की डायरेक्शन भी तो प्रॉपर होनी चाहिए ना। अगर कोलिजन की डायरेक्शन ये है, ये अगर कोलिजन की डायरेक्शन ये है, देन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मैं अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करता हूँ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बन सकता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आपने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना है दो कंपाउंड्स के दरमियान में, तो फिर आप उन दोनों कंपाउंड्स को राइट डायरेक्शन में लाएंगे तो ही क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। तो एंजाइम के दो काम हैं। नंबर वन,
कोलिजन को आसान बनाना। नंबर 2, दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं उनको प्रॉपर डायरेक्शन में एक दूसरे के करीब लाना, ये एंजाइम का काम। तो ये है, दिस इज द रियलिटी ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, इसको आप ऐसे ही नहीं कह देते, कोई वजह। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गई चंद एक बातें एंजाइम के बारे में। उसके अलावा जो है वो आप लोगों की बुक में इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल ट्रेमेंडसली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, को फैक्टर चाहिए होता है, एक्टिवेटर है। ये इन्होंने उसी तरह की डायग्राम आपको बता के दी हुई है। उसके बाद जनाब प्रोस्थेटिक ग्रुप। हाँ, इफ नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवलेंटली बॉन्डेड इट इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप तब होता है जब वो परमानेंटली अटैच्ड हो। ठीक है, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप कब होता है, इन दोनों में से कोई भी प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। ये टर्म एक रह गई, कब, जब वो परमानेंटली अटैच्ड हो। परमानेंटली अटैच हो, और भाई ये है कि परमानेंटली अटैच होकर वो उसके साथ वर्किंग कर रहा हो, तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है जनाब, हाँ एक छोटी सी टर्म आगे आ रही है, वो पढ़ते हैं। वो क्या है, एपो एंजाइम और होलो एंजाइम। ये बड़े ज़रूरी डिफरेंस है जो आप लोगों के बोर्ड में अक्सर आया होता है। वो है ये वाला पैराग्राफ छोटा सा, एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड इज डेजिग्नेटेड एज एपो एंजाइम। याद रखिए, एपो का मतलब होता है इनकम्प्लीट। एपो का मतलब होता है इनकम्प्लीट। तो कोई भी एंजाइम जो अपने को फैक्टर के बगैर होता है उसको हम इनकम्प्लीट कहते हैं, वो एंजाइम इनकम्प्लीट होता है। हॉलो एंजाइम, हॉलो का मतलब होता है कंप्लीट। तो जिस एंजाइम के साथ उसके कोएंजाइम वगैरह होंगे वो हॉलो एंजाइम होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, लिविंग सेल्स फॉर यूज, ये सारी की सारी वही बातें जो मैं कर चुका हूँ। ये कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। ऑल एंजाइम्स और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स डिस्कस हो गया। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड अप। मैंने आपको पहले भी बताया कि एंजाइम खुद यूज नहीं होता, सिर्फ रिएक्शंस को तेज करता है। देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है, फर्ज करें कि आपने किसी भी रिएक्शन को तेज करने के लिए हीट दी। अब हीट देने से क्या हो सकता है कि कुछ रिएक्टेंट तो आपके काम के हो जाएं, बाकी सड़ जाएं, बाकी खराब हो जाएं। ज़्यादा हीट देने से ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ कुछ तो आपके काम की रह जाए और कुछ खराब हो जाए। ठीक है, ऐसी सूरत में एंजाइम क्या करता है, एंजाइम वर्किंग करने के बाद आपको प्रोडक्ट ऐसी सूरत में देता है कि उसकी केमिकल नेचर नहीं चेंज हुई होती, फिजिकल नेचर नहीं चेंज हुई होती, वो परफेक्ट प्रोडक्ट होता है जो एंजाइम आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं, सॉरी ये नहीं खोलना था। अच्छा जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम सफिशिएंट होती है रिएक्शन को तेज करने के लिए, थोड़ी बहुत अमाउंट तेज काफी होती है। वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, ये बात हो गई। सिंगल एंजाइम कैटेलाइजेज ओनली अ सिंगल केमिकल रिएक्शन और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस। मतलब अगर एक एंजाइम है जिसको आप कहते हैं पेप्टाइडेज, अब आपको इस एंजाइम के नाम से क्या लगता है, पेप्टाइडेज के नाम से क्या लगता है आपको, ये पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, अब पेप्टाइड बॉन्ड के साथ पेप्टाइडेज के सामने आप ले आते हैं किसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, ये कभी भी नहीं उसको रिस्पॉन्स करेगा, कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। वाई, क्योंकि वो अपने रिएक्शन में स्पेसिफिक है। अच्छा, एक बात और मैंने आपको बता दी थी कि मोस्टली एंजाइम्स जो होते हैं ना, मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली ऐसे होते हैं कि जिनके एंड पे एज आता है। लिहाजा किसी भी मॉलिक्यूल के एंड पे आप एएसई पढ़ेंगे, एएसई पढ़ेंगे तो इसका मतलब है वो एंजाइम है। ये बड़ी इजी है। अच्छा, जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन एक एंजाइम है लेकिन इसके एंड पे एज नहीं आ रहा, लेकिन ये भी एक एंजाइम है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये तकरीबन 90% केस यही होता है कि जो एंजाइम होता है उसके साथ एज लिखा आता है। 5, इसी तरीके से और भी एंजाइम्स होते हैं जिनके एंड पे एज नहीं भी होता, बट स्टिल जहां भी एज लिखा होगा वो एंजाइम होगा। उसके अलावा भी एंजाइम हो सकते हैं, लेकिन एज वर्ड का मतलब ही है, यही है कि वो कंपाउंड एंजाइम है। अच्छा जी, दे आर सेंसिटिव टू इवन माइनर चेंजेस। ये हमने डिटेल में पढ़ना है कि अगर इनको हम पीएच टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इनके सेहत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सम एंजाइम रिक्वायर कोफैक्टर, गलत बात है। सम एंजाइम, मैंने आपको कहा 99% को रिक्वायर होता है, ये सम नहीं है। ठीक है, बट स्टिल प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है, कोफैक्टर। दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। जी बेटा, मैं दोबारा लिख रहा हूं, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कैसे लो करता है। नंबर 1 कोई बताएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, रिड्यूस द टेम्परेचर नीड, रिड्यूस द टेम्परेचर नीड।
टेम्परेचर की नीड को रिड्यूस कर देते हैं। नंबर 2, कोलाइडिंग द रिएक्टेंट्स इन प्रॉपर डायरेक्शन। ये यही लेक्चर निकाल कर आप देख लीजिएगा अगर आपको ये भूल जाए। प्रॉपर डायरेक्शन पूरे लेक्चर में ढूंढना मुश्किल है, इस लेक्चर के आखिरी 2-3 मिनट में आके आपको आराम से जो है वो ये वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। प्रॉपर डायरेक्शन में ये 2 चीज़ें होते हैं जिसके ज़रिए ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। वरना क्या होगा, आपको बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा टू ब्रिंग द रिएक्टेंट्स इन प्रॉपर डायरेक्शन और इनकी कोलिजन के लिए, उसको जो है वो रिड्यूस करने के लिए एंजाइम काम करता है। सो दैट इज वाई वी कॉल द एंजाइम्स एज बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन। क्लियर हुआ?